बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ऑटोप्सी एज अ डायलॉग विद अ डेड बॉडी। ऑटोप्सी का मतलब होता है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। एज अ डायलॉग विद अ डेड बॉडी एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि हम जब पोस्टमार्टम बॉडी के डेड होने के बाद उसकी एग्जामिनेशन करते हैं तो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि बॉडी की कॉज ऑफ डेथ क्या था, मैनर ऑफ डेथ क्या था, और इसको जाहिर सी बात है हम एक सिस्टेमिक तरीके से जो है ना जानने की कोशिश करते हैं। तो एज अ डॉक्टर कुछ सवाल पूछते हैं हम उनसे डेड बॉडी से, और फिर उसके जो हमें आंसर्स मिलते हैं तो उसको हम डायलॉग कह देते हैं। और इसका मकसद क्या होता है? ट्रूथ जानना कि जो पर्सन की डेथ हुई है वो कैसे हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पूछेंगे कि हु आर यू, आप कौन है। तो ये बेसिकली इसका सवाल का मकसद क्या है? इसका मकसद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डेड बॉडी, कि ये पर्सन है कौन। अब आइडेंटिफिकेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एज, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है। ठीक है, फिर आ जाता है सेक्स, मेल है या फीमेल है। रेस आ जाती है, ठीक है, इंडियन है, पाकिस्तानी है या बांग्लादेशी है या कोई वेस्टर्न कंट्री का पर्सन है। फिर हाइट आ जाती है, छोटा है या लंबा है। वेट आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क तो नहीं है बॉडी के ऊपर, कोई मोल हो सकता है, ये कोई बर्थ मार्क हो सकता है। इसके अलावा एट द टाइम ऑफ डेथ पर्सन का हेल्थ स्टेटस क्या था, आइदर वो हेल्दी था या पहले से ही वो पर्सन जो है बीमार हालत के अंदर था, हेल्थ स्टेटस हो गया। दूसरा, कोई स्कार मार्क तो नहीं है बॉडी के ऊपर, कोई टैटूज तो नहीं है बॉडी के ऊपर, ठीक है, या फिर कोई ऑक्यूपेशन मार्क तो नहीं है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, ऑक्यूपेशन मार्क। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हेन एंड वेयर वर यू हर्ट एंड डाइड, कि कब और कहाँ जो है ना आपने वफात पाई है, या कॉज ऑफ डेथ क्या था। ठीक है, अब कॉज ऑफ डेथ ये वही वाली पुरानी बात है जो थैनाटोलॉजी के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। कॉज ऑफ डेथ हमारे पास 3 तरह की पढ़ते हैं हम बुक में। डिजीज़ हो सकती है कोई भी, ठीक है, कोई इंजरी हो सकती है, इंजरी के अंदर कोई भी ट्रॉमा हो गया, कोई फायर आर्म इंजरी होगी, हैंगिंग हो गई, ठीक है, या थर्ड वन हो सकता है हमारे पास इंटॉक्सिकेशन। ये हो गया दूसरा सवाल, हमें कॉज ऑफ डेथ के बारे में इस तरह से जानना है। फिर आता है विच सिस्टम फेल्ड फर्स्ट टू कॉज द डेथ, कि कौन सा सिस्टम पहले फेल हुआ था, यानी कि मोड ऑफ डेथ क्या था। वही थैनाटोलॉजी वाली बात रिपीट होगी है। मोड ऑफ डेथ के अंदर भी हमें चेक करना है कि एस्फिक्सिया तो नहीं था, एस्फिक्सिया हमारे पास रिस्पायरेशन का स्टॉपेज था। दूसरा, कोई सिनकपी तो नहीं थी, सिनकपी हमारे पास सर्कुलेशन का स्टॉपेज थी कि सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास स्टॉप हो गया है। और दूसरा आ जाता है हमारे पास कोमा, कोमा के अंदर यही वाली बात कि ब्रेन डेथ हो चुकी है। तो मोड ऑफ डेथ क्या था, कौन सा सिस्टम पहले फेल हुआ था, ये इस तरह से हमें पता चल जाएगा। फिर चौथा सवाल आ जाता है हाउ वर यू हर्ट एंड देन डाइड, कि उसका मैनर क्या था, नेचुरल था अननेचुरल था। मैनर जानने की कोशिश करनी है, ठीक है। इसकी बस 2 ही टर्म्स होती है, नेचुरल या अननेचुरल। नेचुरल हमारे पास डिजीज़ हो सकती है, अननेचुरल हमारे पास कोई सुसाइड हो सकती है, पर्सन ने खुद जान लेने की कोशिश की है अपनी। दूसरा, हमारे पास होमिसाइड हो सकती है, किसी और ने जान लेने की कोशिश की है, या फिर हमारे पास एक एक्सीडेंटल डेथ भी हो सकती है। हाउ लॉन्ग इट हैज़ बीन दैट यू डाइड, यानी कि टाइम सिंस डेथ, कब से जो है ना ये पर्सन की डेथ हो चुकी है, इसके बारे में जानना होता है। टाइम सिंस डेथ को जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो डेथ के बाद चेंजेस आती हैं वो हो चुकी हैं, कौन कौन सी चेंजेस आ चुकी हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो इसको इस तरह से लिखेंगे कि टेम्परेचर के अंदर क्या चेंजेस आया था, हाइपोस्टेसिस आ चुका है बॉडी के अंदर स्टेट या नहीं आई है। इसी तरह से हमारे पास बॉडी के टेक्सचर के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, बॉडी की कंडीशन के अंदर क्या चेंजेस आई हैं, और प्यूट्रीफेक्टिव चेंजेस को देखना होता है। प्यूट्रीफेक्टिव चेंजेस को देखना होता है, साथ में एडिपोसिया फॉर्मेशन, ममीफिकेशन, जितनी भी हमने जो है ना डेथ के बाद अर्ली और लेट फिजिकल चेंजेस पढ़ी थी थैनाटोलॉजी के अंदर, वो सब यहाँ पर जो है ना देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपस व्हाट इज़ योर पोजीशन एट द टाइम ऑफ डेथ, यानी कि बॉडी की पोजीशन क्या थी, बॉडी किस पोजीशन के अंदर पड़ी हुई थी, इसको देखना। इसके लिए बस एक ही बात देखनी कि एंटीमॉर्टम जो हमारे पास एक टर्म पड़ी थी, कैडावरिक स्पैज्म तो नहीं था बॉडी को, क्योंकि ये सडन होता है, कैडावरिक स्पैज्म। एंड लास्ट, डिड एनीवन पॉइजन यू, किसी ने जो है ना होमिसाइडल केस तो नहीं है, किसी ने पॉइजनिंग की कोशिश तो नहीं की। फिर उसके ना हमें देखना है कि कोई पॉइजन बॉडी के अंदर मौजूद तो नहीं है, कोई कलर चेंजेस तो नहीं आ रहे, क्योंकि पॉइजन के बाद बॉडी के अंदर बहुत सारे कलर चेंजेस आते हैं। कोई कलर चेंजेस तो नहीं है, या कोई ऑर्डर के अंदर चेंजेस तो नहीं है, क्योंकि कुछ पॉइजन्स की वजह से स्मेल भी चेंज हो जाती है। अल्कोहलिक तो नहीं थी बॉडी, ठीक है। इसके अलावा डिजेक्शन होती है हमारे पास कोरियन ऑफ लिप्स के ज़रिए।
प्लस माउथ प्लस चिन, इस तरह से इसको देख लेना है। या फिर कोई इंजेक्शन, कोई बाइट, कोई स्नेक बाइट तो नहीं है, कोई स्टिंग मार्क तो नहीं था बॉडी के ऊपर, या पॉइजनस फ्लूइड तो नहीं था, ये सब कुछ देख लेना। ये सारा एज अ डायलॉग विद द डेड बॉडी के अंदर आता है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पास्ट पेपर का क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है नेगेटिव ऑटोप्सी। नेगेटिव ऑटोप्सी क्या होती है, नाम से ही जाहिर है कि कुछ हमारे पास ऐसी ऑटोप्सीज होती हैं जिसको पूरी कंडक्ट करने के बाद भी हमें कॉज ऑफ डेथ के बारे में नहीं पता चलता, यानी कि जो मकसद था वो फोत हो गया। ठीक है, तो नेगेटिव ऑटोप्सी के अंदर जो है ना, हम इसको सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन। द ऑटोप्सी इन विच ऑल एफर्ट्स, अब एफर्ट्स कौन कौन सी हो सकती हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एंड टॉक्सिकोलॉजिकल। टॉक्सिकोलॉजिकल का मतलब कि कोई पॉइजन तो नहीं इस्तेमाल हुआ था। एग्जामिनेशन फेल टू रिवील द कॉज ऑफ डेथ। इज कॉल्ड एज अ नेगेटिव ऑटोप्सी। यानी कि हमने हर तरह की एग्जामिनेशन कर ली, फिर भी हमें कॉज ऑफ डेथ के बारे में नहीं पता चला, इसको हम नेगेटिव ऑटोप्सी कहते हैं। इसका एक और नाम भी है, इसको हम ऑब्सक्योर ऑटोप्सी भी कहते हैं, या अनरिवॉर्डिंग ऑटोप्सी भी कहते हैं। यानी कि आपको मेहनत का रिवॉर्ड नहीं मिला, अनरिवॉर्डिंग ऑटोप्सी। ठीक है, अब ये एक इम्पॉर्टेंट तरीन पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। इसके कॉजेज़ के बारे में बताया हुआ है, फिर उनके कॉजेज़ के एग्जांपल्स बताई हुई हैं। तो आपको कॉजेज़ के जो 5 हैं फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, और उनके एग्जांपल्स भी, क्योंकि एमसीक्यू भी यहाँ से बहुत सारे आते हैं। तो सबसे पहला कॉज ये है हमारे पास कि हमारे पास ऑटोप्सी के लिए तो बॉडी आ गई है, बट हिस्ट्री पूरी नहीं दी गई, एमओ को पूरी हिस्ट्री नहीं दी गई। तो ऑटोप्सी विदाउट एडिक्वेट हिस्ट्री, ये किस किस केस के अंदर होता है, ये 2-4 केसेस के अंदर ही होता है कि पर्सन की जो डेथ हुई है वो एनाफाइलैक्टिक शॉक की वजह से हुई है। हमने ऑटोप्सी कंडक्ट कर दी और नहीं पता चल रहा कि क्या कॉज था, तो बेसिकली वो एनाफाइलैक्टिक शॉक था जिसके बारे में हमें बताया ही नहीं गया। एक तो ये हो गया। दूसरा नीमोथोरेक्स, तीसरा हमारे पास रहता है वेगल इनिबिशन, जो वेगस नर्व होती है वो इनिबिट हुई हुई थी, वेगल इनिबिशन। और लास्ट एपिलेप्सी। एपिलेप्सी की वजह से अगर डेथ हो जाए और हमें हिस्ट्री ना दी जाए, तब भी क्या होगा कि ऑटोप्सी कंडक्ट करने के बाद भी कॉज ऑफ डेथ नहीं पता चलेगा। ये एक कॉज हो गया। दूसरा हमारे पास है लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल एग्जामिनर। जो एमओ कंडक्ट करवा रहा है ऑटोप्सी, उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, उसको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है कि किस तरह से करना है। तो उस वजह से भी क्या होगा कि हमें कॉज ऑफ डेथ नहीं पता चलेगा। और ये स्पेसिफिकली किस केस के अंदर होगा, थोड़े से डिफिकल्ट केसेस होते हैं, जैसे कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का पेशेंट था, एमओ की ट्रेनिंग नहीं हुई भी सही से, तो उसको नहीं पता चलेगा। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, कोरोनरी स्पैज्म के केस के अंदर भी ये होता है। एंड थर्ड वन, डिस्टल कोरोनरी आर्टरी ओक्लियन। ओक्लियन, तीनों के तीनों हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो अगर कोई एमओ अनट्रेंड है तो वो इन चीज़ों को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक हो गया। इसका निमोनिक कैसे है, ICD, I फॉर इस्कीमिक हार्ट डिजीज, C फॉर कोरोनरी स्पैज्म एंड D फॉर डिस्टल कोरोनरी आर्टरी ओक्लियन, ICD। इस तरह से आप जो है ना इसको याद रख सकते हैं। थर्ड वन हमारे पास आ गया कि ना लैप्सेस इन द एग्जामिनेशन। व्हाट इज़ द लैप्सेस इन एग्जामिनेशन? एग्जामिनेशन के अंदर ही फॉल्ट्स निकल आए। किस तरह से निकले, कहाँ कहाँ निकले, किस पॉइंट पे निकल सकते हैं? एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के अंदर फॉल्ट्स आ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इंटरनल एग्जामिनेशन के अंदर आ सकते हैं फॉल्ट्स, बॉडी के अंदर। थर्ड आ जाता है कोई भी लैब के अंदर, लैब इन्वेस्टिगेशन के अंदर फॉल्ट आ सकते हैं। फिर लैब के अंदर फर्दर 2 तरह के फॉल्ट्स आ सकते हैं, कोई हिस्टोलॉजिकल फॉल्ट हो सकता है और दूसरा हमारे पास कोई टॉक्सिकोलॉजिकल फॉल्ट हो सकता है।
तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल से। एक्सटर्नल के अंदर क्या होगा कि किसी भी पेशेंट को अगर इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से डेथ हुई है तो उसके कोई ना कोई निशानात नज़र आ जाते हैं, बॉडी हमारे पास फ्लड हो जाती है। ये ट्रोमाटोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से कैसे डेथ होती है डिटेल में वहाँ पर। बस यहाँ पर टर्म याद करने, इलेक्ट्रोक्यूशन के केस के अंदर अगर एग्जामिनर को नहीं पता चला तो ये एक एक्सटर्नल फॉल्ट आ गया एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक हो गया। दूसरा, हमारे पास कोई इंट्राकार्डिक इंजेक्शन दिया गया था पर देखने की जहमत नहीं की गई कि इंजेक्शन का कोई निशान है, इंट्राकार्डिक इंजेक्शन। दूसरी बात ये आ गई। तीसरा, कोई ड्रग एडिक्ट अगर पर्सन है तो उसके जो है ना बॉडी के ऊपर डिफरेंट पार्ट्स पर या डिफरेंट जगहों पर इंजेक्शन के निशानात होंगे जिससे पता चल रहा होगा कि ये ड्रग एडिक्ट है। अगर उसको जो है ना डिटेक्ट नहीं किया तभी कि एक्सटर्नल हमारे पास फॉल्ट आ जाएगा एग्जामिनेशन के अंदर। फिर आ जाता है कोई ना पॉइजनस बाइट हो सकती है किसी जानवर की, कोई स्नेक हो सकता है, कोई और चीज़ हो सकती है, और ये चीज़ अगर आपने नहीं देखी तो तब भी फॉल्ट आ गया आपके एग्जामिनेशन के अंदर। बाइट के अंदर वो स्नेक हो सकता है, स्पाइडर हो सकता है, वैस्प हो सकता है, स्कॉर्पियन भी हो सकता है, ठीक हो गया। तो ये एक्सटर्नल के अंदर हमारे पास 4-5 कुछ ये फॉल्ट्स आ सकते हैं। इंटरनल एग्जामिनेशन के अंदर क्या फॉल्ट आ सकता है? एयर एम्बोलिज्म आप नहीं डिटेक्ट कर पाए, वेसल के अंदर एयर थी बट नहीं पता चला, उसको ऐसे समझा गया कि ब्लड की अकुमुलेशन है, तो एक ये फॉल्ट आ गया। दूसरा, नीमोथोरेक्स नहीं पता चला कि लंग्स के अंदर जो है ना हवा है। फिर आ जाता है कोरोनरी स्पैज्म के बारे में नहीं पता चला, और वही जो ऊपर पढ़ के आए थे डिस्टल कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में नहीं पता चला। तो ये इंटरनल फॉल्ट्स आ जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये होगा कि आपने हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी कर ली, टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी कर ली, पर उसके अंदर कोई फॉल्टी रिजल्ट आया है या कोई नेगेटिव रिजल्ट आया है जिसकी वजह से आपको कॉज ऑफ डेथ के बारे में नहीं पता चला। तो ये वाले भी केसेस कभी कभी आ जाते हैं। 3 हमारे पास कॉजेस ख़त्म हुए। अब चौथा हमारे पास है कि इनसिग्निफिकेंट ट्रॉमा हो सकता है बॉडी को, डेड पर्सन को, या कोई डिजीज़ हो सकती है जिसकी कोई इतनी ख़ास अहमियत नहीं है पर उसकी वजह से क्योंकि डेथ हुई है तो ऑटोप्सी हमारी जो है ना ज़ाया हो गई है। ऑटोप्सी से हमें पता नहीं चला कि कॉज ऑफ डेथ क्या था। अब क्या हो सकता है? कंकशन हो सकती है। व्हाट इज़ द कंकशन? कंकशन का मतलब होता है ट्रोमेटिक किस्म की ब्रेन इंजरी। कोई ट्रॉमा हुआ, ब्रेन इंजरी हुई, ब्रेन डेथ हुई और डेथ हो गई पर्सन की जिसको आप नहीं डिटेक्ट कर पाए ऑटोप्सी के अंदर, तो ये एक हमारे पास नेगेटिव ऑटोप्सी का कॉज बन सकती है, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी। दूसरा, कोई फैट एम्बोलिज्म हो सकता है या कोई एयर एम्बोलिज्म हो सकता है जिसके बारे में नहीं पता चला हमें। कोई डिलीरियम ट्रिमर्स हो सकते हैं, ट्रिमर से डेथ हुई है तब भी हमें नहीं पता चला कि कॉज ऑफ डेथ क्या था। इसी तरह से कोई पैथोलॉजी हो सकती है हमारे एसए नोड की या एवी नोड की, तब भी नहीं पता चला। प्लस बंडल ऑफ फिश को भी काउंट करें। और एक है मायोकार्डाइटिस, इस केस में भी नहीं पता चला। तो तब ये क्या होगा? ये इनसिग्निफिकेंट ट्रॉमा है जिसकी वजह से डेथ हो गई है बट ऑटोप्सी के अंदर फाइंड आउट नहीं हुए और हमारा ऑटोप्सी नेगेटिव ऑटोप्सी बन गई। 5वां, ट्रॉमा एट कंसील्ड साइट। नाम से ही जाहिर है किसी ऐसी जगह पर ट्रॉमा हो गया जो कि हमें नहीं पता चल रहा या एक्सटर्नली वाज़े तौर पे नहीं नज़र आ रहा, तो इस केस के अंदर भी ऑटोप्सी नेगेटिव ऑटोप्सी हो जाएगी और उसका जो है मकसद था वो पूरा नहीं होगा। तो ये फायर आर्म इंजरी के अंदर केस के अंदर हो सकता है। फायर आर्म इंजरी के अंदर एग्जांपल दी हुई है कि बुलेट हमारे पास नॉस्ट्रल्स के अंदर चली गई है, ठीक है, इन नॉस्ट्रल्स या एयर के अंदर चली गई है तब नहीं पता चल रहा क्योंकि वो अंदर कैविटी में चली गई है या पैलेट में चली गई है, ठीक है, या फिर एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट की डिसलोकेशन हो गई है जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है और इससे डेथ कॉज हो गई है, तो ये भी नहीं डिटेक्ट कर पाए। तो ये ट्रॉमा था जो कंसील साइट के ऊपर था जिसकी वजह से डेथ हो गई और अल्टीमेटली हमारी ऑटोप्सी नेगेटिव हुई। ये था नेगेटिव ऑटोप्सी के कॉजेज और ये पास्ट पेपर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।